आर ऑल इन वन यूथ कंपटीशन टाइम का जो बुक है, पिछले 24 वर्षों में पूछे गए लगभग 51,000 प्रश्नों का संकलन इस बुक में किया गया है। इसको रिवीजन करेंगे फास्ट में। आज का टॉपिक है आधुनिक भारत इतिहास, जिसमें मोटिवेशन लाइन यहाँ पे है, हार जाना गलत नहीं है लेकिन हार मान लेना गलत होता है। हार जाना गलत नहीं है लेकिन हार मान लेना गलत होता है, क्योंकि पूर्ण विराम केवल अंत नहीं, एक नए वाक्य की शुरुआत भी होता है। नेक्स्ट टॉपिक है बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन, जिसमें पहला प्रश्न है, प्रथम बार संघर्ष के तरीका के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में अपनाया गया था बंगाल विभाजन में। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में अपनाया गया था बंगाल विभाजन में। बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 से। बंगाल विभाजन जो प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 से हुआ था। बंगाल विभाजन जो 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया है शोक दिवस के रूप में। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया शोक दिवस के रूप में। स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण में अतिवादी भारतीय नेतृत्व द्वारा समझा और संगठित किया गया बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन को स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण में अतिवादी स्वतंत्रता भारतीय नेतृत्व द्वारा समझा और संगठित किया गया था बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन को। वह घटना जिसके दौरान वंदे मातरम गीत का एक धार्मिक मंत्र बना था बंगाल विभाजन। वह घटना जिसके दौरान वंदे मातरम जो था ये एक धार्मिक मंत्र था, यह था बंगाल विभाजन के समय में। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था, विभाजन मेरे ऊपर बम की तरह गिरा, यह सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बंगाल विभाजन को यह कहकर बताया कि विभाजन हम लोग के ऊपर में बम की तरह गिरा है बंगाल विभाजन, जिसमें यह 1905 को किया गया था। स्वदेशी आंदोलन की सबसे बड़ी कमी यह रही कि यह आंदोलन के लिए मुस्लिम समूह का समर्थन नहीं जुटा पाया था। मुस्लिम लोग बंगाल विभाजन में या इन लोगों का समूह का जो क्या था समर्थन नहीं मिला था बंगाल विभाजन में। स्वदेशी बांधव समिति का संस्थापक था अश्वनी कुमार दत्त। स्वदेशी बांधव समिति के संस्थापक थे अश्वनी कुमार दत्त थे। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन हुआ था, स्वदेशी आंदोलन हुआ था। 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना, ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो बिहार में किया गया था। 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना और बिहार का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो बिहार से हुआ था। 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी का गठन जो बी डी सावरकर ने किया था, 1904 में किया था। अभिनव भारत सोसाइटी का गठन संगठित किए थे बी डी सावरकर जी ने। कब किए थे, 1904 में। बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष थे सैयद हसन इमाम जी थे। बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे, सैयद अहमद इमाम थे। 1905 में विभाजन के पश्चात बंगाल एक प्रांत के रूप में पुनः एकीकृत 1911 में हो गया था। 1905 में बंगाल विभाजन के बाद भी बंगाल एक प्रांत के रूप में फिर से एकीकृत कब हुआ था, 1911 में। 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वाइसराय कर्जन था। 1905 के बंगाल विभाजन के समय भारत का वाइसराय जो था लॉर्ड कर्जन था। बंग भंग के बाद आंदोलन हुआ था स्वदेशी आंदोलन। बंग भंग के बाद स्वदेशी आंदोलन हुआ था। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को हुआ था। प्रभावी जो हुआ था 16 अक्टूबर या अगस्त को हुआ था। 16 अक्टूबर या अगस्त को हुआ था। यह हुआ था 16 अक्टूबर को हुआ था। प्रभावी 16 अक्टूबर को हुआ था, लेकिन घोषणा जो हुआ था 19 जुलाई 1905 को हुआ था। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन हुआ, सूरत विभाजन 1907 में हुआ था। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली जो बदली गई थी यह 1912 में। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब बदली गई थी, यह 1912 में बदला गया था दिल्ली। नेक्स्ट 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वाइसराय कर्जन था। बंगाल के विभाजन रद्द किया गया था लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा यह बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था 1911 में। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संबंधित हैं गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो संबंधित है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से संबंधित कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले हैं। मुस्लिम लीग एवं होम रूल लीग आंदोलन। नेक्स्ट टॉपिक है मुस्लिम लीग एवं होम रूल लीग आंदोलन, जिसमें पहला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो 16 अगस्त 1946 को मनाया था। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया था। होम रूल आंदोलन से संबंधित थे बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट। होम रूल आंदोलन से कौन कौन संबंधित थे, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट संबंधित थे।
ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान का मांग प्रस्ताव कब दिया था? 23 मार्च 1946 को। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान का जो मांग दिया, यह कब किया था? 23 मार्च 1940 को। 1916 में होम रूल लीग प्रारंभ हुआ था। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के सहयोग से 1916 में होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के सहयोग से। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले दो राष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। सर सैयद अहमद खान ने दो राष्ट्र का यह सैयद अहमद खान ने दो राष्ट्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। मुस्लिम लीग के पश्चात के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले ही कर दिया था यह दो राष्ट्र का बात। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में 33 मुस्लिम प्रतिनिधि ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे सम्मेलन में 33 मुस्लिम प्रतिनिधि ने भाग लिया था। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ किया था 1925 में। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से 1925 से शुरू कर दिया था। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। होम रूल आंदोलन जो था, यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण का आरंभ था। यह घोतक था क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। मुस्लिम लीग पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया वर्ष 1940 में। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था 16 अगस्त 1940 को। शायद इसी दिन होगा। होम रूल आंदोलन के नेता में होम रूल शब्द सदृश आंदोलन के ग्रहण किया था आयरलैंड से। होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द किधर से लिया था? यह लिया था आयरलैंड से लिया था, आयरलैंड। बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय असंतोष का जनक वैलेंटाइन सेरोल को कहा था। बाल गंगाधर तिलक ने किसी अशांति का जनक बताया था? वैलेंटाइन सेरोल को बोला था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे लेकर ही रहूंगा, यह बाल गंगाधर तिलक का कथन था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसको हम लेकर ही रहेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब नवाब सलीमुल्लाह खान ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया था। 1916 में बाल गंगाधर तिलक के पक्ष में अदालत में पैरवी करने वाले वकील का नेतृत्व कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना। 1916 में बाल गंगाधर तिलक के पक्ष में अदालत में पैरवी करने वाले वकील का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे। 1916 में साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया था। 1913 में साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया 1913 में। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना में हुआ था 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम किया था 1940 में। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन का मांग सर्वप्रथम 1940 में किया था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग ने एक मुक्ति दिवस मनाया था 22 दिसंबर 1939 को। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था 22 दिसंबर 1939 को। होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ किया गया था एनी बेसेंट एवं लोकमान्य तिलक के द्वारा। होम रूल लीग की स्थापना श्री एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ था 18 जुलाई 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ था 18 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट टॉपिक है 15वां टॉपिक है क्रांतिकारी गतिविधि साम्यवादी आंदोलन, जिसमें पहला प्रश्न है केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम फेंके थे बुटकेश्वर दत्त और भगत सिंह। बुटकेश्वर दत्त और भगत सिंह जो दोनों थे, इन दोनों ने केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम फेंके थे। केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम फेंका था भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त दोनों मिलकर के। वह विचारधारा जिसका राष्ट्रीय आंदोलन में कोई संबंध नहीं था, साम्यवादी दल का राष्ट्रीय विचारधारा में राष्ट्रीय आंदोलन में कोई संबंध नहीं था। गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में लाला हरदयाल ने किया था। गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में हुआ था। हिंदू मेला किसने संगठित किया था? राजनारायण बोस ने। हिंदू मेला किसने संगठित किया था? राजनारायण बोस ने। राजनारायण बोस ने हिंदू मेला संगठित किया था। गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खान एवं डुंडे खान ने विद्रोह किया था सिंगापुर में। गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खान और डुंगे खान ने विद्रोह कहां पे किया? सिंगापुर में। लेफ्टिनेंट अर्नेस्ट की हत्या कर दी गई थी दामोदर हरि, बालकृष्ण हरि एवं वासुदेव चापेकर द्वारा। लेफ्टिनेंट अर्नेस्ट की हत्या किसने किया था? तीनों मिलकर के। ये तीनों कौन थे? दामोदर हरि थे, बालकृष्ण हरि थे और वासुदेव हरि चापेकर। ये तीनों मिलकर के लेफ्टिनेंट अर्नेस्ट का हत्या कर दिए थे। तीनों कौन कौन थे? दामोदर हरि, बालकृष्ण हरि और वासुदेव हरि चापेकर मिलकर के।
मुख्य खालसा दीवान डैश ने गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया गया था गदर पार्टी के क्रांतिकारी को। मुख्य खालसा दीवान ने गदर पार्टी के क्रांतिकारियों को गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया था खालसा। फणींद्रनाथ घोष जिसकी गवाही से भगत सिंह, सुखदेव और राजकुमार गुरु को फांसी दी गई थी, उनकी हत्या बैंकुट शुक्ला ने किया था। अच्छा, ये अंग्रेज अधिकारी के क्या गवाह बन गए थे? कौन? फणींद्रनाथ घोष, जिसकी ये गवाह किसके लिए दिए थे? भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुआ देने के गवाह पर। कौन थे? फणींद्रनाथ घोष, जिनको किसने मार दिया? फणींद्रनाथ घोष को किसने तो फिर बाद में मारा, फांसी हुआ था, लेकिन हत्या उसका कौन कर दिया था? बैंकुट शुक्ला ने। बैंकुट शुक्ला। कोमिला की दो स्कूल लड़कियां शांति घोष और सुनीता चौधरी ने जिला अध्यक्ष की गोली कर हत्या कर दिया था। यह था दिसंबर 1931 में। कोमिला की कोमिला की दो स्कूल लड़कियां जिसमें शांति घोष और सुनीता चौधरी थी, ये दोनों दोनों मिल करके जिला न्यायाधीश को गोली मार करके हत्या कर दिया था। किसका? ये अंग्रेज कोई जिला न्यायाधीश था। ये दोनों लड़कियां, क्या नाम था इन दोनों का? शांति घोष और सुनीता चौधरी। ये दोनों दिसंबर 1931 में गोली मार के हत्या कर दी। कोमिला की दो स्कूली लड़कियां थी, शांति घोष, सुनीता चौधरी। जिला अध्यक्ष को गोली मारकर हत्या 1931 में किए थे। लखनऊ और सहारनपुर के बीच चलने वाली नंबर 8 डाउन रेल और 9 अगस्त 8 डाउन रेलगाड़ी को 9 अगस्त 1925 को काकोरी जगह पर लूट लिया गया था, जिसमें बहुत सारे पोस्ट ऑफिस के सामान थे और पैसा कौड़ी और सामान जेवरात होंगे इसमें। लखनऊ और सहारनपुर के बीच में चलने वाली ट्रेन नंबर 8 डाउन ट्रेन थी। 8 डाउन ट्रेन रेलगाड़ी जो 9 अगस्त 1925 को काकोरी में जगह पर लूट लिया गया था। काकोरी कांड इसी को कहा जाता है। अभिनव भारत क्रांतिकारी के एक गुप्त संगठन का निर्माण 1904 में किया था वीर सावरकर ने अभिनव भारत क्रांतिकारी का एक गुप्त संगठन निर्माण 1904 में किया था। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है की रचना किसने किया था? बिस्मिल अजीमाबादी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह रचना किसने किया था? बिस्मिल अजीमाबादी ने किया था। जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। गदर आंदोलन के दौरान हुआ था। जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन गदर आंदोलन के दौरान हुआ था। गदर आंदोलन के दौरान में जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। सन 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी का स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। कहाँ पे? 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी का स्थापना 1906 में। और ये किए थे गदर, क्या बोलते हैं, 1904 में किए थे। क्या? अभिनव भारत क्रांति का गुप्त संगठन 1904 में वीडी सावरकर ने किया था। और विनायक दामोदर सावरकर ने 1906 में लंदन में भारत सोसाइटी का स्थापना किया। हरदयाल हरदयाल बाबा हरनाम सिंह, टूडीलाल बाबा सोहन सिंह भाकना और गुरजीत सिंह जुड़े थे गदर आंदोलन से। गदर आंदोलन से कौन कौन जुड़े हुए थे? हरदयाल बाबा हरनाम सिंह, टूडी टूडीलाट और बाबा सोहन सिंह भाकना, ये सभी, और गुरजीत सिंह भी जुड़े हुए थे गदर आंदोलन से। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुआ था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुआ था। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में किया गया था। 1913 में गदर पार्टी का स्थापना किया गया था। सन 1923 से 28 के काल को भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधि की पुनरावृत्ति का कारण था। गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन प्रारंभ स्थगन किया गया था। सन 1929 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधि की पुनरावृत्ति का कारण था गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन करना था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक भगत सिंह। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक थे भगत सिंह थे। लंदन में जनरल डायर को गोली मारकर हत्या उधम सिंह ने किया था। लंदन में जनरल डायर को गोली कौन मारा था? उधम सिंह ने मारा था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। भगत सिंह जी दिए थे इनकलाब जिंदाबाद के नारा। अनुशीलन समिति के एक क्रांतिकारी समिति था। अनुशीलन समिति जो था यह एक क्रांतिकारी संगठन था। मुजफ्फरपुर में बम किंग फोर्ड की हत्या का प्रयास 1908 में किया गया था। मुजफ्फरपुर में किंग फोर्ड की हत्या का प्रयास 1908 में किया गया था। शेर ए पंजाब के नाम से प्रसिद्ध थे लाला लाजपत राय। शेर ए पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय प्रसिद्ध थे। करजन वायली की हत्या के आरोप में मृत्युदंड दिया गया था मदन लाल ढींगरा को। करजन वायली की हत्या के आरोप में मदन लाल ढींगरा को यह क्या दिया गया था? फांसी की सजा दिया गया था, मृत्युदंड।
पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना सचिंद्रनाथ सान्याल ने किया था। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना सचिंद्रनाथ सान्याल ने किया था। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के कारण भगत सिंह की उम्र कब थी? उस समय उम्र क्या थी? 21 साल से थोड़ा ज्यादा थी। भगत सिंह जब सरकारी असेंबली में बम फेंके उस समय भगत सिंह की उम्र 21 साल से थोड़ा सा ज्यादा था। बंगाल में अनुशीलन समिति के संस्थापक थे प्रथम प्रथम मित्रा परमत मित्रा थे। बंगाल में अनुशीलन समिति के संस्थापक थे परमत मित्रा थे। पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना सचिंद्रनाथ सान्याल ने किया था। 1904 में स्थापित अभिनव भारत था क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंध एक गुप्त संगठन था अभिनव भारत था। यह 1904 में कौन किया था? इसको स्थापना किसने किया था? बीडी सावरकर जी ने किया था। क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित महिला थी भिकाजी कामा। क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित महिला का नाम था भिकाजी कामा। काकोरी ट्रेन एक्शन में क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान को। काकोरी ट्रेन एक्शन के लिए रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान को फांसी की सजा दिया गया था। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ था 1927 में। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस का गठन 1927 में किया गया था। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को। भारतीय क्रांति का जननी कहा जाता है मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा फहराया। 1907 में जो अस्टुगार्ड में फहराया था। अस्टुगार्ड में 1907 में मैडम भिकाजी कामा ने ये अस्टुगार्ड में प्रथम तिरंगा फहराया था 1907 में। 1908 में बाल गंगाधर तिलक ने जेल हुआ था 6 वर्ष के लिए। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुआ 6 वर्ष के लिए हुआ था। एक ही भारतीय शामिल न होने के कारण जिस आयोग का विरोध किया गया था साइमन आयोग का। साइमन आयोग में एक भी भारतीय नहीं थे इसलिए उसका विरोध किया गया था। नौजवान सभा नौजवान सभा नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह ने किया था। नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह के द्वारा किया गया था। भगत सिंह का जन्म हुआ था बंगा गांव में। बंगा गांव पंजाब में हुआ था। बंगा गांव भगत सिंह का जन्म हुआ था बंगा गांव में हुआ था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में किया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में किया था। चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना तैयार की गई थी सूर्य सेन ने। चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना तैयार किया गया था सूर्य सेन ने किया था। फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज पर मुकदमा चलाया गया था मेरठ षड्यंत्र केस में। फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज पर मुकदमा चलाया गया था मेरठ षड्यंत्र केस में। मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ? वाई आई एम एन एनिथिस्ट शीर्षक के लेखक कौन है? भगत सिंह थे। भगत सिंह बोले थे कि मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक के लेखक है भगत सिंह है। सिंह सभा की स्थापना पंजाब में किया गया था। सिंह सभा की स्थापना पंजाब में हुआ। गदर पार्टी का स्थापना 1913 में। गदर पार्टी का स्थापना 1913 में। गदर पार्टी का स्थापना लाला हरदयाल ने किया था। राम प्रसाद बिस्मिल का संबंध था काकोरी षड्यंत्र केस से। राम प्रसाद बिस्मिल का संबंध काकोरी षड्यंत्र केस से था। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रारंभ महाराष्ट्र से। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रारंभ किधर से हुआ था? महाराष्ट्र से हुआ था। कामागाटा मारू या कनाडा की यात्रा पर निकला जलपोत था। कामागाटा मारू यह क्या था? यह था कनाडा की यात्रा पर निकला गया एक जलपोत था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारी का आधार स्थल था उत्तरी अमेरिका था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारी का आधार स्थल किधर था? उत्तर अमेरिका की ओर था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आजाद ने किया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आजाद ने किया था। 1905 में लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्याम कृष्ण वर्मा जी ने किया था। 1905 में लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्याम कृष्ण वर्मा जी ने किया था। नेक्स्ट टॉपिक है रॉलेट एक्ट और खिलाफत असहयोग आंदोलन, जिसमें पहला प्रश्न है जलियांवाला बाग कांड के दौरान भारत का वाइसराय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। चैम्सफोर्ड वाइसराय था जब जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत में हुआ था। उस समय भारत का वाइसराय कौन था? चैम्सफोर्ड था, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लंदन में सर कर्जन वाइली की हत्या मदन लाल ढींगरा ने किया था। लंदन में कर्जन वाइली की हत्या मदन लाल ढींगरा ने किया था। जलियांवाला बाग नरसंहार हत्याकांड हुआ था बैसाखी के दिन हुआ था। बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग नरसंहार की जांच हेतु गठित बॉर्डर इक्विटी कमेटी हंटर कमेटी में भारतीय को स्थान मिला था। इसमें बहुत कम भारतीय थे जिसमें थे सर चिमनालाल, हरिलाल सीतलवाड़ थे और थे साहबजादा सुल्तान अहमद तथा जगत नारायण को शामिल किया गया था।
जलियांवाला बाग नरसंहार के जांच में गठित बॉर्डर इक्विटी कमेटी हंटर कमेटी में भारतीय शामिल थे। इसमें तीन भारतीय शामिल थे। पहला था सर चिमनालाल हिरालाल सितलवाड़, एक आदमी हुआ, पूरा इतना बड़ा नाम। सर चिमनलाल हरिलाल सितलवाड़ एक ही आदमी है। दूसरे आदमी हो गए शहबाजादा सुल्तान अहमद, साहब साहबजादा सुल्तान अहमद दूसरा हो गया। तीसरा जगत नारायण, तीसरा कौन था? जगत नारायण। ये किसमें शामिल हुए थे? हंटर कमेटी में, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड का जांच करने के लिए आया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड गठित हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। सन 1919 में किस घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपना नाइटहुड की उपाधि धारण क्या बोलते हैं लौटा दिया था। जलियांवाला बाग कहाँ पे? अमृतसर में, पंजाब अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड। मुस्लिम लीग ने मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा एवं एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंपी गई थी सैफुद्दीन किचलू। मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा एवं एकता दर्शाने हेतु गोल्डन गोल्डन टेम्पल की चाबी सौंपी गई थी सैफुद्दीन किचलू ने। यह मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा एवं एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबी सौंपी गई थी सैफुद्दीन किचलू। 1922 में घटना हुआ था, चौरा चौरी घटना हुआ था, 1922 में हुआ था, जिसमें अंग्रेज अधिकारी को जेल में जला दिया गया था। इसी का नाम क्या था? चौरा चौरी घटना हुआ था। क्या बोलते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड की उपाधि जलियांवाला हत्याकांड के घटना को उड़ा दिए थे। 1919 में भारतीय इतिहास संबंधित जलियांवाला बाग त्रासदी से संबंधित है। बिहार के देश वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपना लाभप्रद वकालत छोड़ दिया था। राजेंद्र प्रसाद जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय में, सॉरी, असहयोग आंदोलन के समय में बिहार के क्या बोलते हैं, राजेंद्र प्रसाद जो थे अपना वकालत पत्र छोड़ दिए थे असहयोग आंदोलन के समय में। मालाबार में मुपला विद्रोह परिणाम था खिलाफत आंदोलन का। मालाबार में मुपला विद्रोह परिणाम था खिलाफत आंदोलन का। वह आंदोलन जिसके दौरान हिंदी को पूरे देश के लिए भाषा के रूप में अपनाया गया था, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में हिंदी को पूरे देश के लिए भाषा के रूप में, एक भाषा के रूप में अपनाया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के सत्याग्रह के प्रमुख सिद्धांत थे सत्य, अहिंसा, निडरता और निर्भयता। महात्मा गांधी के सत्याग्रह के प्रमुख सिद्धांत सत्य, अहिंसा, निडरता और निर्भया था। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन 1923 में किया था। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। बिहार के बिहार के गया नगर में 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक थी उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी धर्म के प्रतीक थे। 1920-22 का असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह था कि उनकी जीत होगी महात्मा गांधी का, क्योंकि वे धर्म के प्रतीक थे। नेक्स्ट है वह क्षेत्र जहां राहुल संकृत्यायन ने 1920 में असहयोग आंदोलन सक्रिय था छपरा में। छपरा में असहयोग आंदोलन में सक्रिय कौन थे? राहुल संकृत्यायन, क्या नाम था? राहुल संकृत्यायन थे। कहाँ पे? छपरा में थे, सक्रिय थे। किस आंदोलन में? असहयोग आंदोलन में। कब थे? 1920 में। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली ने। खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ किया था, किसने किया था? खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ करने वाले थे मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली ने। सन 1920 में खिलाफत कमेटी की भाषा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह हुई थी इलाहाबाद के शहर इलाहाबाद इलाहाबाद शहर में हुआ था। सन 1920 में खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व में संभालने का अनुरोध किया था वह सभा इलाहाबाद शहर में हुआ था। असहयोग आंदोलन के स्थगन स्थगन संबंधित घटनाओं का क्रम क्या है? पहले क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधित घटनाओं का सही क्रम बताइए। चौरा चौरी कांड, पुलिस गोलीकांड हुआ। दूसरा, उग्र भीड़ पर पुलिस थाने को जला दिया। तीसरा, गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन किया गया। चौथा, गांधी जी का गिरफ्तारी हो गया। पहले चौरा चौरी कांड में पुलिस जो था ये क्या गोलीकांड किया, तो उस पर जनता लोग भीड़ क्या हो गए हैं, वो उग्र हो गए हैं और क्या कर दिए, पुलिस को ही जला दिए, थाना को जला दिए। तीसरा, गांधी जी बोले अब आंदोलन को स्थगन कर रहे हैं। चौथा क्या, वो गांधी जी की गिरफ्तारी कर दिया गया था। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन के संबंध ये घटना हुई थी। अगला अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो कि 1919 में हुआ था, अध्यक्ष चुने गए थे महात्मा गांधी थे। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन में 1919 में हुआ, इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। अमृतसर में जलियांवाला बाग भीड़ का दमन 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। रोले पारस हुआ था 1919 में। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया 1920 में। जलियांवाला बाग प्रदर्शन के लिए लोग जाए थे। खिचड़ी और सत्यपाल के बंधन
बंदी बनाने के विरोध में गए थे। जलियांवाला बाग में जो लोग क्या एकत्रित हुए थे, क्यों जमा हुए थे? क्योंकि किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाने का विरोध में हुए थे। क्योंकि अंग्रेज कौन कानून लाए थे? रोलेट एक्ट कानून था। क्या था? बिना वकील अपील कुछ नहीं होगा, सीधा जी उसको पकड़ के जेल में भर दिया जाएगा। सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक को जेल में बंद किया गया था। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? क्योंकि गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन के समय भारतीय मुसलमान का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन इसलिए कर दिए थे क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि अंग्रेज के खिलाफ हम सभी मुसलमान हिंदू सब मिलकर के लड़ने के लिए। वह घटना जिसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपने हिमालय जैसी भूल बताया था, चौरा चौरीघाट। वह घटना जिसने असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने अपना हिमालय जैसा भूल बताया, चोरी चौरा कांड जो हो गया, जिसमें पुलिस को जला दिया गया था। इसी के कांड का नाम क्या था? चोरी चौरा कांड था। असहयोग आंदोलन के दौरान असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज छोड़ा, जबकि उनकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे। जयप्रकाश नारायण जो 20 दिन इनका परीक्षा बचा हुआ और ये कॉलेज छोड़ दे रहे हैं, कहाँ मिल जा रहे हैं? असहयोग आंदोलन में भिड़ जा रहे हैं। जयप्रकाश नारायण पटना कॉलेज में पढ़ रहे थे ना। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्ति का एक सूची तैयार किया था। जो शराब पीते थे, उस प्रदेश का नाम था बिहार। ज्यादा शराब बिहार के लोग तभी भी पीते थे असहयोग आंदोलन के समय में। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग नरसंहार, गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध जो हुआ था, रॉलेट एक्ट। जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ, यह रॉलेट एक्ट था। रॉलेट सत्याग्रह गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था। ब्रिटिश शासनकाल में कानून के अंतर्गत लोगों को बिना उचित सुनवाई के बंदी बनाने की अनुमति थी, रॉलेट एक्ट था। ब्रिटिश शासनकाल में कानून के अंतर्गत लोगों को बिना उचित सुनवाई के बंदी बनाने की अनुमति, रॉलेट एक्ट था। चौरी चौरा की घटना जो हुआ था 4 फरवरी 1922 को हुआ था। 4 फरवरी 1922 को अंग्रेज अधिकारी सभी को थाना में पकड़ के बंद करके जला दिया गया था अंग्रेजों को। कौन घटना था? चोरी चौरा घटना था। यह 4 फरवरी 1922 को हुआ था। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया था। क्यों किया था? क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना था। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना था, इसलिए इसको क्या किया था? विरोध किया गया था। गांधी जी ने सहयोग आंदोलन का वापस लिया था चौरा चौरी कांड के कारण। फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना को चोरी चौरा कांड, ये उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ था। उत्तर प्रदेश राज्य में ऐसा हुआ था। वह घटना जिसमें गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में जाकर खड़ा किया गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड में हुआ था। ब्रिटिश का भारतीय सर्जन की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अपना सहयोग के लिए महात्मा गांधी को कहा गया था। भारतीय का सार्वजनिक बताया गया था। सहयोग सत्याग्रह आंदोलन जिसमें गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, वाईकॉम सत्याग्रह में। स्वराज दल की स्थापना सफलता के बाद हुई थी। असहयोग आंदोलन, स्वराज दल की स्थापना सफलता के बाद हुआ था, असहयोग आंदोलन के बाद हुआ था ऐसा काम। स्वराज्य आम जनता के लिए होनी चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं, जो यह के प्रसिद्ध सूत्र थे सी आर दास का जो सूत्र था, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास लोग के लिए नहीं होना चाहिए, यह बात कहा गया था। सन 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाया गया सत्याग्रह का हिस्सा लिया था मजदूरों ने। 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी जो सत्याग्रह चलाया था अहमदाबाद में, वो क्या किया गया था? यह था मजदूरों ने इसमें भाग लिया था। 1918 में अहमदाबाद में मजदूर हड़ताल जो हुआ गांधी जी के द्वारा किया गया था। 1918 में अहमदाबाद में मजदूर हड़ताल का नेतृत्व गांधी जी ने किया था। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में हुआ था, कांग्रेस के संगठन के रूप में किया गया था। रॉलेट एक्ट को काला कानून कहते हैं। एम के गांधी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून बताया। रॉलेट एक्ट पारित हुआ था 1919 में। देश शासन का प्रावधान, रॉलेट एक्ट में देश शासन का प्रावधान किया गया था। महात्मा गांधी ने सहयोग आंदोलन को वापस लिया 1922 में। असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया जलियांवाला बाग हत्याकांड में हुआ था। असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण हुआ था असहयोग आंदोलन। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था 1 अगस्त 1920 को। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध में कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया 1 अगस्त 1920 को किया था। गांधी जी ने अपना प्रथम असहयोग आंदोलन निलंबित किया क्योंकि ये एक हिंसात्मक हो चुका था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को हुआ था। गांधी जी ने अपना पहला असहयोग आंदोलन निलंबित क्यों किया था? क्योंकि एक हिंसात्मक हो चुका था ये घटना, इसलिए उन्होंने कहा स्थगित कर दिया था। स्वराज पार्टी का स्थापना 1 जनवरी 1923 को हुआ था। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन इलाहाबाद में हुआ था। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन इलाहाबाद में हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक है सविनय अवज्ञा, गांधी इरविन समझौता और गोलमेज सम्मेलन में पहले प्रश्न, कमुद्दीन कमेटी को कार्यप्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था। द्वैध प्रणाली,
कमुद्दीन कमेटी को कार्यप्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था द्वैध प्रणाली। साइमन कमीशन के गठन की घोषणा की गई थी 8 दिसंबर 1927 को। 8 दिसंबर 1927 को साइमन कमीशन के गठन की घोषणा की गई थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड इरविन था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन था। पूना समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था 24 सितंबर 1932 को। पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को हुआ था। 1932 को 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था। 5 मार्च 1931 को महत्वपूर्ण घटना गांधी इरविन समझौता हुआ था। 5 मार्च 1931 को महत्वपूर्ण घटना घटी। वह घटना का नाम था गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया था लाहौर अधिवेशन 1929 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय कब लिया गया था? लाहौर अधिवेशन 1929 में लिया गया था। प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता जो हुआ था कब हुआ था? 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे भीमराव अंबेडकर। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे भीमराव अंबेडकर लिए थे। पूना समझौता का उद्देश्य था दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना था। पूना समझौता का उद्देश्य था दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के नो टैक्स अभियान के अंतर्गत चौकीदारी कर का भुगतान करने से इनकार कर दिया था बिहार में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नो टैक्स अभियान के अंतर्गत चौकीदारी कर देने से भुगतान करने से मना किए थे बिहार में लोग। दंडी यात्रा चली थी 24 दिन के लिए। दंडी यात्रा 24 दिन के लिए चली थी। वह अधिनियम जिसके द्वारा जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक है परंतु इंजन नहीं है। 1935 का अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू क्या बोले हैं कि यह एक ऐसा कार दिया गया है जिसका तो सब ब्रेक है लेकिन इंजन ही नहीं है कार में। यह जवाहरलाल नेहरू बताया था किस अधिनियम को? 1935 का अधिनियम को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा 26/1/1930 को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था। पूर्ण स्वराज दिवस जो 26 जनवरी 1930 को घोषित किया गया था। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था जयप्रकाश नारायण आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा जो 1934 में सोशलिस्ट कांग्रेस पार्टी का स्थापना किसने किया था? आचार्य नरेंद्र देव और आचार्य नरेंद्र देव जयप्रकाश नारायण दोनों मिलकर के 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुआ था 1934 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो पहला बैठक हुआ था वो कहाँ हुआ था? 34 में 1934 पटना में हुआ था। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन आह्वान किया था 1930 में। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को आह्वान किया था 1930 में। प्रथम गोलमेज परिषद के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय में जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था कौन था? रैमजे मैकडॉनल्ड था। मैकडॉनल्ड। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था रचनात्मक कार्यों पर। सविनय अवज्ञा आंदोलन के असफलता के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्य पर कार्य किया था। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ से भारत लौटे थे लंदन। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ भारत लौटे थे लंदन से। वह भारतीय नेता जिसने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन कॉन्फ्रेंस लिया था मौलाना मोहम्मद अली। वह भारतीय नेता जिसने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था मौलाना मोहम्मद अली था। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की सफलता इनकी छत्र छाया में हुआ था। इरविन समझौता गांधी इरविन समझौता जो था ना यह लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की सफलता इनकी छत्र छाया में हुआ था। इरविन गांधी समझौता में हुआ था। सन 1906 में 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ था शहर में बढ़ई शहर में अंग्रेज राज के चिन्ह कई महीनों तक गायब हो गए थे। यह था बढ़ई में। त्रावणकोर राज्य के लिए दीवान की स्वेच्छाचारी सरकार के विरोध में सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था। वह थे पीवी रामास्वामी अय्यर थे। गांधी इरविन समझौता में हस्तक्षेप होने की महत्वपूर्ण भूमिका था तेज बहादुर सप्रू का था। गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षर होने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तेज बहादुर सप्रू ने था। गोलमेज सम्मेलन को जो 1932 में हुआ तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। 1929 में खुदाई खिदमतगार को संगठित किया था अब्दुल गफ्फार खान ने।
1929 में खुदाई खिदमतगार का गठित किया था, अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है अब्दुल गफ्फार खान खुला सीमांत गांधी के नाम से अब्दुल गफ्फार खान जाना जाता है। गांधी जी ने दंडी यात्रा शुरू किया था वर्ष 1930 में गांधी जी दंडी यात्रा शुरू किए थे। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे महादेव सर्राफ ने। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था महादेव सर्राफ ने किया था। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था दांडी से। 1930 में महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था दांडी से। साइमन कमीशन को सर जॉन की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। साइमन कमीशन जो नियुक्त हुआ था, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन को नियुक्त किया गया था। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया क्योंकि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे और इसमें भारतीयों का प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? क्योंकि इसमें कभी भी अंग्रेज सभी सदस्य अंग्रेज थे, भारतीय तो इसमें थे ही नहीं। साइमन कमीशन पहला बार भारत 1928 में आया था। साइमन कमीशन जो पहला बार भारत आया था 1928 में आया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन पर प्रश्न पर असफलता रहा था और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल क्यों हो गया था? क्योंकि इसमें सांप्रदायिकता प्रतिनिधित्व का बात बोला गया था। बेगूसराय में चौकीदार कर के विरोध में आंदोलन का एक हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन। बेगूसराय में चौकीदार के घर के विरोध में आंदोलन का एक हिस्सा हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए सीटें दी गई थी। 71 और 147 था। पूना एक्ट में जो सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए जो सीट था, सांप्रदायिक अवार्ड में 71 दिया गया था और पूना पैक्ट जब हुआ तो 147 हो गया था, सीट बढ़ गया था सीट। अगस्त 1932 में रैमजे मैकडॉनल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था अछूत के लिए। 1932 में जब रैमजे मैकडॉनल्ड के सांप्रदायिक पंचायत बनाया, उसी समय पहला बार जो पृथक कर दिया निर्वाचन, किसके लिए? अछूत के लिए। कम्युनल अवार्ड प्रस्तुत किया गया था लॉर्ड मैकडॉनल्ड के द्वारा। लॉर्ड मैकडॉनल्ड के द्वारा जो था कम्युनल अवार्ड प्रस्तुत किया गया था, लॉर्ड मैकडॉनल्ड के द्वारा किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुरू होने का समय और स्थान कहाँ था? दांडी में जो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। महात्मा गांधी जो थे दांडी से 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू नमक कानून को तोड़ने के साथ हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था नमक कानून को तोड़ने के लिए। गांधी जी गांधी जी की दांडी यात्रा के प्रारंभ की तारीख थी 12 मार्च 1930 को। गांधी जी दंडी यात्रा प्रारंभ किए थे 12 मार्च 1930 को गांधी जी दंडी यात्रा प्रारंभ किए थे। साइमन कमीशन का गठन किया गया था अधिक सुधार के लिए भारत की उपयुक्तता की समीक्षा के लिए, सुधार और समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। कांग्रेस का एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लिया था। एकमात्र गोलमेज सम्मेलन जिसमें कांग्रेस भाग लिया था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन था। 1932 का पूना पैक्ट संबंधित था दलित वर्ग के राजनीतिक अधिकार से। 1932 का पूना पैक्ट जो संबंधित था दलित वर्ग के राजनीतिक अधिकार से संबंधित था। महात्मा गांधी को बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच में पूना संधि की गई थी 1932 में। महात्मा गांधी और बाबा साहेब के बीच में ये पूना में जो संधि है उसका नाम था पूना समझौता, जो 1932 में हुआ था। महात्मा गांधी ने दंडी यात्रा प्रारंभ किया था साबरमती आश्रम से। महात्मा गांधी दंडी यात्रा प्रारंभ किया साबरमती आश्रम से। नेक्स्ट टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन और स्वतंत्रता एवं विभाजन तक का बात चलेगा इसमें। पहला करो या मरो का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी क्या बोले? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी दिए थे। नौसेना विद्रोह का नेतृत्व किया था एम एस खान ने नौसेना विद्रोह का नेतृत्व किया था। 1946 में भारत और कैबिनेट मिशन के सदस्य थे 3। 1946 में भारत का कैबिनेट मिशन में सदस्य कितने थे? 3 थे। बंबई में नाभिक विद्रोह का शुरुआत हुआ था 18 फरवरी 1946 में। बंबई में जो नाभिक विद्रोह का शुरुआत हुआ 18 फरवरी 1946 को हुआ था। 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल बना था 8 प्रांत में। 1937 में कांग्रेस का मंत्रिमंडल जो बना 8 प्रांत में बना था। नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव थे प्यारेलाल। नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव थे प्यारेलाल थे। एम के गांधी द्वारा शुरू किया गया आंदोलन कौन था? सहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन था। एम के गांधी द्वारा शुरू किया गया आंदोलन कौन था? सहयोग, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। घटना की तुलना, किस घटना की तुलना सुभाष चंद्र बोस नेपोलियन के इलवा से पेरिस लौटने की किया था? महात्मा गांधी के नमक यात्रा को। किस घटना की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने बोला कि नेपोलियन के इलवा से पेरिस लौटने की घटना जो है, इससे भी बड़ी घटना महात्मा गांधी का नमक यात्रा है। इसको कौन बोला था? यह बात बोले थे सुभाष चंद्र बोस बोले थे। बंबई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया था 8 अगस्त 1942 को। बंबई में कांग्रेस के द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव जो पास किया गया, यह 8 अगस्त 1942 को हुआ था ऐसा घटना। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य कारण क्या था? क्रिप्स मिशन की असफलता है। जब क्रिप्स मिशन की असफलता हुआ तो भारत छोड़ो आंदोलन को स्टार्ट किया गया 1942 में। क्लेमेंट एटली ने घोषणा किया कि जून 1948 तक ब्रिटिश को छोड़ देना होगा। क्लेमेंट एटली ने घोषणा किया कि जून 48 तक भारत को छोड़ देगा।
अंग्रेज जो है, ब्रिटिश जो है, भारत को छोड़ेंगे कब तक? जून 48 तक। ये बात कौन बताया था? क्लेमेंट एटली ने बताया था। कब? 20 फरवरी 1947 को। 20 फरवरी 1947 को क्लेमेंट एटली बता रहा है कि 48 तक, हम लोग जून 48 तक भारत को छोड़ देंगे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान महात्मा गांधी ने किया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान महात्मा गांधी ने किया था। नवंबर 1942 में जयप्रकाश नारायण जेल से भागकर हजारीबाग सेंट्रल जेल से भागे थे। महात्मा गांधी नहीं, जयप्रकाश नारायण जेल से भागे थे हजारीबाग सेंट्रल जेल से 1942 में, नवंबर 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय राज्य दस्ता का गठन किया गया था। जयप्रकाश नारायण ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान में बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन जयप्रकाश नारायण ने किया था। भारत में विभाजन का प्रथम बार में माउंटबेटन योजना का स्वीकार किया गया था। भारत में विभाजन का प्रथम बार में माउंटबेटन योजना स्वीकार किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था मुंबई में। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव मुंबई में पारित हुआ था। तो इस प्रस्ताव को एक टूटते हुए बैंक पर जल्द ही तिथि का चेक के रूप में वर्णित किया गया था महात्मा गांधी। तो इस प्रस्ताव को एक टूटते हुए बैंक का शब्द महात्मा गांधी बताएं, बैंक। ये महात्मा गांधी क्या बोल रहे थे कि क्रिप्स प्रस्ताव जो है ये टूटते हुए बैंक का है। बाद में इसका तिथि का चेक जो है वर्णित किया गया था। ये महात्मा गांधी बोलते बांटो और छोड़ो का नारा जिन्ना दिया था। जिन्ना, अली जिन्ना को नारा दिया था, बांटो और छोड़ो। महात्मा गांधी बोले करो या मरो, जिन्ना बोलता है बांटो या छोड़ो। महात्मा गांधी 1940 में प्रारंभिक एक व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही थे, ब्रह्मादित्य थे। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही बृहदत्त थे। तीसरा सत्याग्रही बृहदत्त थे। पहले सत्याग्रही कौन थे? पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे। दूसरा था जवाहरलाल नेहरू, शायद होंगे, लगता है ऐसा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो का प्रारंभ उषा मेहता ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो का प्रारंभ उषा मेहता ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से फरार हुए थे जयप्रकाश नारायण। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से कौन फरार हो गए थे? जयप्रकाश नारायण। क्रिप्स के प्रस्ताव के ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। हाँ, यदि हम प्रस्तावों को स्वीकार कर लेते हैं तो भविष्य में पछताना पड़ता। युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। यह शब्द लिखे थे अब्दुल कलाम आजाद, बोले थे कि क्रिप्स प्रस्ताव वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्तावों को स्वीकार कर लेते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता। युद्ध ने हम भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर दिया है। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। यह शब्द लिखा था मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने। वह घटना जिसने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली को सदमा पहुंचाया, जिसने घोषणा किया कि ब्रिटिश साम्राज्य को इमारत की एक बड़ा झटका लगा। शाही भारतीय न जल सेना का विद्रोह। जब शाही जल सेना का विद्रोह हुआ ना, तो उस समय वो यह घटना जो हुआ ना, तो शाही भारतीय जल सेना वाला जो जल सेना मतलब नेवी लोग जो विद्रोह किए हैं, यह घटना ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली को सदमा पहुंचा दिया, जिसमें उसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत की एक बड़ा झटका लगा है। फ्रंटियर गांधी ने कहा कि उन्हें और उनके आंदोलन को उन्होंने भेड़ियों के समान फेंक दिया था। वे जिक्र करते थे कांग्रेस नेतृत्व का। कांग्रेस का नेतृत्व फ्रंटियर गांधी कहते हैं कि उन्होंने और उनके आंदोलन को उन्होंने भेड़ियों के सामने फेंक दिया। वे जिक्र करते थे कांग्रेस के नेतृत्व को। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्ति में बी एन कॉलेज का विद्यार्थी थे जगदीप कुमार थे। जगतपति कुमार जो थे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के 7 शहीदों कहे जाने वाले व्यक्ति में बी.एन. कॉलेज के विद्यार्थी थे। पटना का बी.एन. कॉलेज के जगपति कुमार थे। ये अच्छा, 7 शहीदों में ये शामिल होने वाले जगपति कुमार थे। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री लियाकत अली खान थे। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री लियाकत अली खान थे। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास में खाद्य और प्रसारण विभाग था। 1946 में अंतरिम सरकार जब बना, उसमें राजेंद्र प्रसाद के हाथ में क्या दिया गया था? कौन सा विभाग? खाद्य और कृषि विभाग दिया गया था ना। स्वतंत्रता भारत में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और सुदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादित किया गया था लॉर्ड माउंटबेटन ने। कितना बड़ाई करेगा भाई इसका। वह आंदोलन जिसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन। वह आंदोलन जिसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन में था। 1941 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की नीति के द्वारा युद्ध के प्रयास का शांतिपूर्ण विरोध किया था करने का निर्णय महात्मा गांधी ने किया था। 1941 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की नीति के द्वारा युद्ध के प्रयास को शांतिपूर्ण विरोध करने का निर्णय महात्मा गांधी ने दिया था। 8 अगस्त 1942 को भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण भारत छोड़ो प्रस्ताव के लिए था। भारतीय इतिहास प्रस्ताव के लिए था। पाकिस्तान का अलग आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर का नेता पहचान कांग्रेस समाजवादी दल से स्थापना में मिला था। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर का नेता का पहचान कब मिला? कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना से हुआ था। महात्मा गांधी द्वारा उसके सहयोगियों को 1942 में हुई
धरपकड़ से बिहार में दंगे हुए। इसमें रेलवे सेवा पूर्ण रूप से ठप पड़ गई थी। इसमें अधिकतम प्रभावित जिला पटना हुआ था। महात्मा गांधी द्वारा असहयोगियों ने 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में दंगा हो गया, जिसमें से रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई थी। इसमें अधिकतम प्रभावित जिला पटना ही था। जुलाई 1942 में वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की और समिति का अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। 1942 में वर्धा महात्मा गांधी कांग्रेस अधिकारी की समिति में अपना भारत छोड़ो आंदोलन का चर्चा किया। कहाँ पे? वर्धा में की थी, वर्धा में। तो उसके अध्यक्ष कौन थे उस समय? अब्दुल कलाम आजाद थे। जहाँ पे महात्मा गांधी वर्धा में क्या बोल रहे हैं? भारत छोड़ो। कांग्रेस को बोल किसको बोल रहे थे? भारत तो छोड़ो नारा दिए थे महात्मा गांधी वर्धा में 1942 में, जुलाई 1942 में। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे। महात्मा गांधी का मित्र था, अंग्रेज था, क्या नाम था? रेवरंड चार्ली एंड्रूज था। रेवरर चार्ली एंड्रूज महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र था। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के बैठक अप्रैल मई 1947 में भारत के नाजीवाद, फांसीवाद और साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपना योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने का सक्षम हुए। वे जवाहरलाल नेहरू थे। इलाहाबाद के संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति बैठक में अप्रैल मई 1947 में भारत के नाजीवादी, फांसीवादी, समाजवादी विरोध निश्चित रुख के लिए जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपना परियोजना अपनाने का बहुमत जुटाने में जवाहरलाल नेहरू सक्षम थे। महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी से आशय सिद्धांत उल्लंघन होगा अहिंसा का। महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी से आशय है अहिंसा सिद्धांत का उल्लंघन होगा। अंग्रेज द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय अंग्रेज कांग्रेस अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। अंग्रेज द्वारा भारतीय 1947 में सत्ता हस्तांतरण जब हुआ उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी था। लोक नायक के नाम से जयप्रकाश नारायण। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल था। भारत छोड़ो प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था। बांकीपुर जेल में 1942 में आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कैबिनेट मिशन भारत आया था 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन जो भारत आया था 24 मार्च 1946 को आया था। राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता लॉर्ड मिंटो को बोला। राजेंद्र प्रसाद बता रहे हैं कि पाकिस्तान का जन्मदाता ये कौन? लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो ने मुस्लिम को भड़काकर पाकिस्तान का मांग का प्रस्ताव को पारित किया था। यह ब्रिटिश प्रधानमंत्री किसके कार्यकाल के दौरान भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति किया था? क्लाइमेट इटली था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिसके कार्यकाल के दौरान भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति हुआ था क्लाइमेट इटली था। भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका कौन थी? अरुणा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन का नायिका कहा जाता है। किसे? अरुणा आसफ अली को भारत छोड़ो का नायिका कहा जाता है। 1946 में भारतीय नौसेना के नाविकों ने विद्रोह किया था मुंबई में। 1946 में भारतीय नौसेना के नाविकों ने विद्रोह मुंबई में किया था। 1940 के अगस्त प्रस्ताव रखा गया था डोमिनियन स्टेट का। 1940 में अगस्त प्रस्ताव में डोमिनियन स्टेट का रखा गया जिसको स्वीकार नहीं किया गया, इसलिए 1942 में भारत छोड़ो स्टार्ट हो गया था। वर्ष 1940 में अंतरिम सरकार का नेतृत्व किया गया था जवाहरलाल नेहरू ने। 1940 में अंतरिम सरकार का गठन जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अंतरिम सरकार का गठन इंग्लैंड में लेडर्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पारित हुआ था 16 जुलाई 1947 को। इंग्लैंड में लेडर्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ था 16 जुलाई 1947 को। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी कैद हो गए थे आगा खां पैलेस में। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद महात्मा गांधी को कैद किया गया था। कहाँ पे? आगा खां पैलेस में कैद किया गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। भारत छोड़ो आंदोलन का उत्पन्न क्षेत्र बिहार संयुक्त प्रांत था। भारत छोड़ो आंदोलन में उत्पन्न दंगे जो क्षेत्र में सबसे अधिक हुआ था व्यापक बिहार और संयुक्त प्रांत में हुआ था। स्टैमफोर्ड क्रिप्स का सदस्य था, यह लेबर पार्टी का था। स्टैमफोर्ड क्रिप्स एक सदस्य था, लेबर पार्टी का था। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जेबी कृपलानी था। भारत में आजादी के समय ब्रिटेन में समाजवादी राजनीतिक पार्टी की सत्ता थी, लेबर पार्टी का। भारत की आजादी के समय में जो ब्रिटेन का राजनीतिक पार्टी कौन था? लेबर पार्टी था ना उसमें। वह कांग्रेस अध्यक्ष जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेबल दोनों से वार्ता किया था अब्दुल कलाम आजाद था। लॉर्ड वेबल और क्रिप्स मिशन कांग्रेस का अध्यक्ष जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेबल दोनों से वार्ता किया अब्दुल कलाम आजाद था, क्योंकि उसने कांग्रेस का अध्यक्ष यही थे ना, इसलिए वार्ता की ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह की महिलाओं ने दिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह में बारदोली की महिलाओं ने दिया था। महात्मा गांधी को अपने सबसे पहले राष्ट्रपिता का नाम किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता का नाम संबोधित सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। भारत छोड़ो आंदोलन के
प्रस्तावक थे जवाहरलाल नेहरू। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक जवाहरलाल नेहरू थे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जेल से भागकर भूमिगत होकर लड़ाई लड़े जयप्रकाश नारायण ने। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जेल से भागकर भूमिगत होकर लड़ाई लड़े थे जयप्रकाश नारायण ने। प्रसिद्ध प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति पारित हुआ था 14 जुलाई 1942 को। भारत छोड़ो प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति द्वारा पारित कब हुआ था? 14 जुलाई 1942 को हुआ और 9 अगस्त से प्रभावी हो गया। 14 जुलाई को प्रभावी क्या हुआ था? कार्यकारिणी समिति में पारित हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन 1942 में गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में 1942 में गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन का नाम था भारत छोड़ो आंदोलन था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक समांतर सरकार की स्थापना सतारा में किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक समांतर सरकार की स्थापना सतारा में किया गया था। आजादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि हुआ था, काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी। यह संधि 1950 में हुआ था। आजादी के बाद भारत और नेपाल के बीच में शांति और मित्रता की संधि काठमांडू में हस्ताक्षरित हुआ 1950 में। भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता 1954 में हुआ था। पंचशील 54 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल थे। भारत में भूदान व ग्राम दान आंदोलन आरंभ हुआ था आचार्य विनोबा भावे ने। भारत में भूदान और ग्राम दान आंदोलन आरंभ किया था आचार्य विनोबा भावे ने। भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट टॉपिक है सुभाष चंद्र बोस और आईएनए। 1929 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया तो उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? राजेंद्र प्रसाद थे ना। अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित प्रथम स्वतंत्रता की अस्थायी सरकार की जापान सहित कितने देशों ने मान्यता दिया था? 9 देशों ने मान्यता दिया था। अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित स्वतंत्रता भारत की अस्थायी सरकार को जापान सहित कितने देश ने मान्यता दिया था? 9 देश ने मान्यता दी। देश के बाहर भारत की स्वतंत्रता अस्थायी सरकार को संगठित करने के आगे राजा महेंद्र प्रताप सुभाष चंद्र बोस थे। देश के बाहर भारत की स्वतंत्रता अस्थायी सरकार के संगठित करने के आगे बढ़े थे कौन कौन? राजा महेंद्र प्रताप सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे 1938 और 1939 में। 1938 और 1939 में सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। लगातार 2 बार बन गए थे। दिल्ली के लाल किले में आजाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा 1945 में चला था। दिल्ली के लाल किला में आजाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा चला था 1945 में। 21 अक्टूबर 1943 को एएससी बोस ने सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार का गठन सिंगापुर में किया था। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार का गठन सिंगापुर में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हो 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमा के पक्ष में पेश हुए वकील थे भोलाभाई देसाई जो थे 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमा में पेश हुए वकील थे। नेताजी द्वारा आजाद हिंद सरकार की स्थापना की घोषणा किया गया था कि 21 अक्टूबर 1943 को किया गया था। नेताजी द्वारा आजाद हिंद सरकार का गठन किया गया था 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार का गठन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 21 अक्टूबर 1943 को किया गया था। सुभाष चंद्र बोस के नाम से पहले सम्मान सूचक नेताजी को शब्द जोड़ा था जर्मनी में जोड़ा गया था नेताजी। ये हिटलर दिया था इसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये नेताजी शब्द जर्मनी में जोड़ा गया था। भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए की स्थापना 1943 में किया गया था। आईएनए की स्थापना हुई थी सिंगापुर में 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। आईएनए किसके दिमाग की उपज थी? यह कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी, लेकिन अब स्थापना कौन के थे? सुभाष चंद्र बोस के थे। आईएनए मतलब भारतीय राष्ट्रीय सेना जो बना था आईएनए कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग का उपज था। यह दिल्ली चलो का नारा इंडियन नेशनल आर्मी ने दिया था। आईएनए ने दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस दिए थे। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस ने सिलभद्रयाजी जुड़े हैं और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे थे। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से सिलभद्रयाजी जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे थे। 1943 में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में आईएनए बनाने में सहायता किया था कैप्टन मोहन सिंह ने। सुभाष चंद्र बोस को यह बनाने के लिए सुभाष चंद्र बोस को 1943 में सिंगापुर में आईएनए का गठन करने में कैप्टन मोहन सिंह ने क्या किया था? योगदान दिया था, सहायता किया था। सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में। आईएनए जो बना था 1943 में। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस। भारत की स्वतंत्रता के लिए आजाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः रास बिहारी बोस ने प्रस्तुत किया था। भारत की स्वतंत्रता के लिए आजाद हिंद फौज का संकल्पना रास बिहारी बोस ने प्रस्तुत किया, लेकिन यह किसके दिमाग का उपज था? यह दिमाग का उपज था, क्या नाम था उनका? किसके दिमाग का उपज था? यह था राजेंद्र प्रसाद ने, क्या नाम बोल गया उसका नाम? कैप्टन मोहन सिंह, सॉरी।
आईएनए जो दिमाग का उपज था कैप्टन मोहन सिंह का था, लेकिन यह इसका जो क्या बोलते हैं रासबिहारी बोस ने सहायता क्या बोलते हैं ये आजाद हिंद फौज का प्रस्तुत संकल्प प्रस्तुत किया किसके सामने? सुभाष चंद्र बोस के सामने में। और तब ये क्या हुआ? सुभाष चंद्र बोस इसका स्थापना किए थे। नेक्स्ट 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने स्थापना किया फॉरवर्ड ब्लॉक का। कांग्रेस छोड़ दिए सुभाष चंद्र बोस 39 में और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। नेक्स्ट टॉपिक है भारत के प्रथम गवर्नर गवर्नर जनरल और वायसराय है, जिसमें पहला है पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत मार्ले मिंटो सुधार द्वारा हुआ था। पृथक निर्वाचन पद्धति का शुरुआत मार्ले मिंटो के सुधार के द्वारा हुआ था। बंगाल का विभाजन के वापस लिया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा बंगाल विभाजन को वापस लिया गया था। पृथक निर्वाचन मंडल स्थापित करके हम नाग के दांत बो रहे हैं तथा इसका परिणाम भीषण होगा, यह मार्ले द्वारा बोला गया था। हम पृथक निर्वाचन मंडल स्थापित करके हम नाग के दांत बो रहे हैं तथा इसका परिणाम भीषण होगा, यह मार्ले द्वारा बोला गया था। कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरा बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं, यह कर्जन द्वारा बोला गया था। कर्जन क्या बोल रहा है? कर्जन बोल रहा है कांग्रेस का महल जो है ये लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरा बहुत बड़ा इच्छा है, महत्वाकांक्षा है कि इसके शांति के साथ इसे मरने में मैं सहयोग दे सकूं, कर्जन बोल रहा था कांग्रेस को। भारत सरकार 1935 अधिनियम 1935 है जिसने गुलामी का चार्टर बताया जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू क्या जो बोल रहे थे कि 1935 का जो ये भारत सरकार अधिनियम है ये गुलामी का चार्टर है। रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुआ था 1 नवंबर 1958 को। 1 नवंबर 1958 को रानी विक्टोरिया को उद्घोषणा की थी 1 नवंबर 1958 को। सिंध विजय पर उसका अधिकरण किया गया था नेपियर के द्वारा। सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया गया था नेपियर के द्वारा किया गया था। दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिटन था। दिल्ली दरबार के समय में भारत का वायसराय लॉर्ड लिटन था। वह वायसराय जिसको अंडमान द्वीप समूह में छुरा मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था लॉर्ड मेयो था। लॉर्ड मेयो को अंडमान निकोबार में वहां के जनजाति लोग छुरा मार के मौत का घाट उतार दिया गया था। लॉर्ड मेयो को अंग्रेज वायसराय लॉर्ड मेयो को अंडमान द्वीप समूह में छुरा मारकर जनजातियों के द्वारा मौत का घाट उतार दिया गया था लॉर्ड मेयो। देशी राज्यों के साथ संबंधों में सर्वोच्च की शक्ति को सुस्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था लॉर्ड कर्जन ने। देशी राज्यों के साथ संबंध में सर्वोच्च शक्ति का सुस्पष्ट रूप से परिभाषित लॉर्ड कर्जन बता रहा है। बंगाल में द्विशासन प्रणाली लागू किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्विशासन प्रणाली क्या बोलते हैं द्विशासन मतलब हिंदू मुस्लिम को बांट दिया गया था। रॉबर्ट क्लाइव ठगों का उन्मूलन हुआ था कर्नल सलीमन के नेतृत्व में ठगों का उन्मूलन हुआ था। अफगानिस्तान के प्रति आक्रमण नीति अपनाया था वायसराय था लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन जो ऐसा वायसराय था जिसने अफगानिस्तान के प्रति आक्रमण का नीति अपनाया था। लॉर्ड लिटन था वो वायसराय। ब्रिटिश भारत में डैश अधिनियम द्वारा मुसलमान को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था। यह था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। ब्रिटिश भारत में 1909 जो मार्ले मिंटो सुधार था यह अधिनियम मुसलमान को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया था 1909 में। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम क्या था 1909 में जो आया था? यह था क्या कि मुसलमान को पृथक निर्वाचन मतलब अलग से मुस्लिम उम्मीदवार को मुस्लिम लोग ही सिर्फ वोट देंगे, ऐसा निकाला गया था। ये 1909 में किया गया था। भारत में हाई कमीशन पद की स्थापना हुआ था 1919 के अधिनियम द्वारा। भारत में हाई कमीशन 1919 अधिनियम के द्वारा यह बना था। भारत का अंतिम वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो था भारत का अंतिम वायसराय था। सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था विलियम बेंटिक ने। विलियम बेंटिक जो था यह सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। इंपीरियल कैडेट क्रॉप्स की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने किया था। इंपीरियल क्रेडिट कॉर्प्स की स्थापना किया था। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम पारित हुआ था 1919 में। पंजाब में भूमि हस्तांतरण अधिनियम पारित हुआ 1900 ईस्वी में। द्वेष शासन का जनक माना लॉर्ड लियोन कर्टिस को द्वेष शासन का जनक माना था। द्वेष शासन का जनक लियोन कर्टिस को माना जाता है। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरा बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसका शांतिपूर्ण निधन में सहायक बन सकूंगा। किसने लिखा? लॉर्ड कर्जन लिख रहा था। लॉर्ड कर्जन विश्वास कर रहा है। क्या बोल रहा है? कांग्रेस के बारे में लिख रहा है कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरा यह बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते हुए मैं इसके शांतिप्रिय निधन के लिए सहायक बनूं। यह लॉर्ड कर्जन लिख रहा था। 1919 में जब मैग्टेन्गू चेम्सफोर्ड अधिनियम पारित हुआ तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? लॉयड जॉर्ज था। लॉयड जॉर्ज 1919 में जब मैग्टेन्गू चेम्सफोर्ड अधिनियम पारित हुआ तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? लॉयड जॉर्ज था। नेक्स्ट इसमें है वह वायसराय जिसके कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि प्रदान किया गया था लॉर्ड लिटन के समय। वह वायसराय जिसके कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर का दिया गया था प्रदान लॉर्ड लिटन के समय में। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1773 ईस्वी में दिया था। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया 1773 में।
भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बना था मैग्नेटेगु चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बना था मैग्नेटेगु चेम्सफोर्ड अधिनियम बना था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित हुआ था। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? राजगोपालाचारी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल गोपालाचारी थे। सुरक्षा कोष की नीति संबंधित थी वारेन हेस्टिंग से। सुरक्षा कोष की नीति वारेन हेस्टिंग से संबंधित थी। सन 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में 1935 में निर्मित लाल नीति को था। 1906 में सन 1935 विधेयक संसदीय समिति अध्यक्ष थे, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार 1935 में लाल नीति को था। 1906 में मार्ले मिंटो शिमला में मिले मुसलमान का शिष्टमंडल प्रार्थना किया था मुसलमान के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली का सिद्धांत स्वीकार किया गया था 1953 में। नागरिक सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली का सिद्धांत स्वीकार किया गया था 1835 में 1853 में किया गया था। वह अधिनियम जिसके तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपने काउंसिलिंग के फैसला को रद्द करने का अधिकार मिला था 1786 का एक्ट में किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त किया था प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था को। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त किया था प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था को। बंगाल विभाजन से जुड़े भारत के वायसराय नाम था लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन से जुड़े था लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड वेलेजली के सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग ने। वारेन हेस्टिंग बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया था। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत का प्रथम अंतिम गवर्नर जनरल था श्री राजगोपालाचारी था। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान के अंतर्गत बिहार के लिए प्रांतीय सभा की स्थापना 1774 में किया गया था। 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान के अंतिम अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना 1774 में किया गया था। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द किया गया था। लॉर्ड रिपन 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया था। प्राचीन स्मारक सिद्धांत संरक्षण अधिनियम 1904 गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 पारित किया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट संसद द्वारा पारित किया गया था। द्वैध शासन जिसके अंतर्गत प्रांतीय कार्यपालिका के दो भागों में विभाजित किया गया था। यह मैग्नेटेगु चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा द्वैध शासन जिसके अंतर्गत प्रांतीय कार्यालय को दो भागों में विभाजित किया गया था। प्रतिबल मैग्नेटेगु चेम्सफोर्ड के तहत लॉर्ड कर्जन द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय एक पारित किया गया था वर्ष 1904 में। लॉर्ड कर्जन द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय पारित किया गया 1904 में। महारानी विक्टोरिया को भारत में सामग्री नियुक्त किया गया था 1877 में किया गया था। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त का प्रस्तावक सर जॉन शोर था। वह ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिसने हड़प नीति अपनाया था लॉर्ड डलहौजी था। वह ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिसने हड़प नीति अपनाई गई थी लॉर्ड डलहौजी। ब्रिटिश गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था वारेन हेस्टिंग। सर्वोच्च की नीति दिया गया था लॉर्ड वेस्टिंग था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत का गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड वेस्टिंग था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड एम्स्टन में था। 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम के वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग थे। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। उस समय वायसराय कौन थे इसके? लॉर्ड कैनिंग थे। 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। उस समय लिंलिथगो था। लिंलिथगो था। जब 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया तो उस समय वायसराय लिंलिथगो था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। वेबगत सिद्धांत संबंधित लॉर्ड डलहौजी। रैयतवाड़ी बंदोबस्त थॉमस मुंडो जारी किया था। अस्थायी स्वशासन को लागू किया था लॉर्ड रिपन अस्थायी स्वशासन लागू किया था। 1767 में बंगाल का सेवेयर जनरल बनाया गया था मेजर रेनिल को 1767 में बंगाल का सेवेयर जनरल बनाया गया था। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक लॉर्ड मिंटो सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक था। ठगी का उन्मूलन के संबंधित था विलियम बेंटिक। ठगी के उन्मूलन के संबंधित विलियम बेंटिक था। ब्रिटिश सरकार ने जिस चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया था वो चार्टर एक्ट था 1833 का चार्टर एक्ट था। 1833 का चार्टर एक्ट में क्या किया गया? ब्रिटिश सरकार ने जिस चार्टर एक्ट के तहत बंगाल गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल 1833 चार्टर एक्ट के तहत भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान अंतिम पूर्व वायसराय थे माउंटबेटन। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान अंतिम पूर्व वायसराय थे माउंटबेटन थे। ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था।
भारत की आजादी के समय भारत का वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, भारत की आजादी के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। विश्वविद्यालय का सरकारीकरण बढ़ावा दिया था लॉर्ड कर्जन विश्वविद्यालय को सरकारीकरण का बढ़ावा दिया था। 1798 में भारत का गवर्नर जनरल बना था लॉर्ड वेलेस्ली। वेलेस्ली 1798 में भारत का गवर्नर जनरल बना था वेलेस्ली 1798 में। भारत की स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन गवर्नर जनरल बना था? चक्रवर्ती गोपालाचारी। स्वतंत्र भारत की स्वतंत्रता के बाद कौन भारतीय गवर्नर जनरल बना था? चक्रवर्ती गोपालाचारी बना था। नेक्स्ट लॉर्ड लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में कार्य करने के लिए जिस विशिष्ट निर्देश के साथ भारत आया था? भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र के छोटे छोटे विरोध राज्यों को विभाजन करने के। लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में कार्य करने के लिए जिस विशिष्ट निर्देश से भारत आया था उसका उद्देश्य क्या था? लॉर्ड माउंटबेटन का उद्देश्य था कि यहाँ पे आकर भारतीय उपमहाद्वीप के सभी छोटे छोटे विरोधी राज्यों को विभाजन करना था, उसका उद्देश्य था। महान शहीद भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को जो फांसी दिया गया उस समय वायसराय कौन था? इरविन था। इरविन के समय में भगत सिंह सुखदेव गुरु और राजगुरु को फांसी दिया गया था सुखदेव जी से। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। किसने वर्नाकुलम प्रेस एक्ट को निरस्त किया था? लॉर्ड रिपन था। किसने? इसमें है रियासतों का एकीकरण, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया रियासत एकीकरण में 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? सर फजल अली। फजल अली की अध्यक्षता में 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। फजल अली की अध्यक्षता में किया गया था। जवाहरलाल नेहरू ने जवाहरलाल ने बौद्ध विकास के लिए फरवरी 1927 में ब्रसेल्स कांग्रेस में उपनिवेश दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए एक मोड़ आया था। वह शब्द लिखे थे एस गोपाल ने लिखा था। राज्य विधानसभा की स्थापना की अध्यक्षता किसने किया था? सरदार पटेल ने किया था। सरदार पटेल के द्वारा किया गया था। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंध को सुधारना था। बटलर कमेटी का उद्देश्य था कि 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना था। नेक्स्ट टॉपिक है 21वां टॉपिक है रियासत एवं एकीकरण, जिसमें पहला प्रश्न है 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? फजल अली की अध्यक्षता में किया गया था। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? फजल अली की अध्यक्षता में हुआ था। जवाहरलाल के बौद्ध विकास में फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स कांग्रेस में उपनिवेशिक दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए एक मोड़ आया था। वह शब्द लिखा था एस गोपाल ने लिखा था। राज्य विभाग की स्थापना की अध्यक्षता किसने किया था? सरदार पटेल ने राज्य विभाग की स्थापना किया था। 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंध को सुधारना। बटलर कमेटी जो आया था, बटलर कमेटी का 1927 में बटलर कमेटी आया था। क्यों आया था? इसका उद्देश्य था भारत सरकार और देशी राज्यों के मध्य संबंध को सुधारने के लिए आया था। वह देशी रियासत जिसने अंग्रेजों से अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया गया था, ग्वालियर वह देशी रियासत था जिसने वह देशी रियासत जिसको अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था। ग्वालियर को अंग्रेज अपने क्षेत्र में नहीं मिला पाए थे। भूदान आंदोलन शुरुआत किया गया था। भूदान आंदोलन को शुरुआत आचार्य विनोबा भावे ने किया था। आचार्य विनोबा भावे भूदान आंदोलन को शुरुआत किए थे। नेक्स्ट टॉपिक है विविध है। इसमें निम्न राज्यों को लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत शामिल नहीं किया था। जयपुर को डलहौजी शामिल नहीं कर पाया था। बंगाल के चिरस्थायी बंदोबस्त प्रणाली को शुरुआत कार्नवालिस ने लॉर्ड कार्नवालिस बंगाल में चिरस्थायी बंदोबस्त प्रणाली शुरू किया था। बंगाल में लॉर्ड कार्नवालिस किया था चिरस्थायी बंदोबस्त। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन 1920 में हुआ था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन 1920 में हुआ था। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में सिविल सेवकों को भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षित करने के लिए बनाया गया था। कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना क्यों किया गया था? क्योंकि 1800 ईस्वी में सिविल सेवकों को भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षित करने के लिए बनाया गया था फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में 1800 ईस्वी में। रॉयल शीर्ष अधिनियम के अंतर्गत रानी विक्टोरिया भारत का महारानी बनी थी 1877 में। रॉयल शीर्षक अधिनियम के अंतर्गत रानी विक्टोरिया भारत की महारानी बनी थी 1877 में बनी थी। निम्न पूंजी बॉम्बे प्लान का वस्तुकार नहीं था। कौन नहीं था? धीरू भाई अंबानी नहीं थे। भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? अफीम था। अफीम। भारत, चीन और इंग्लैंड के मध्य त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार अफीम था। अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली हस्तांतरित 1912 में किया था। अंग्रेज ने दिल्ली को राजधानी हस्तांतरित किया था 1912 में। भारत में स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी घटनाओं का सही क्रम क्या? सबसे पहले क्या होगा? कांग्रेस मंत्रिमंडल का इस्तीफा दिया, उसके बाद मुस्लिम उद्धार दिवस मनाया गया, फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ, तो फिर डायरेक्ट एक्शन दिवस मनाया गया था।
आनंद भवन स्थित है इलाहाबाद प्रयागराज में। प्रयागराज में आनंद भवन स्थित है। इलाहाबाद प्रयागराज में आनंद भवन स्थित है। साबरमती आश्रम अहमदाबाद गुजरात में। साबरमती आश्रम अहमदाबाद गुजरात में। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था अमृतसर पंजाब में हुआ था। हाथकती खादी के वस्त्र में 1877 में शाही दरबार में सम्मिलित हुआ था। गणेश वासुदेव जोशी हुए थे। हाथकती खादी के वस्त्रों में 1877 में शाही दरबार में कौन सम्मिलित हुए थे? गणेश वासुदेव जोशी हुए थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किया गया था। अंततः सदैव सहमति के साथ और अवसर वाणिज्य मंडल के निर्देशन पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन बर्डन कहा जाता है। यह कथन किसका था? सच्चिदानंद सिन्हा का था। सच्चिदानंद सिन्हा का कथन क्या था? सच्चिदानंद सिन्हा का कथन था कि सदैव सहमति के साथ और अवसर वाणिज्य मंडल के निर्देश पर ही भारत सरकार चलती है। इसे व्हाइट मैन बर्डन कहा जाता है नियम। भारत में वह महान एकता कर्ता कौन थे जिसने केवल दूसरे को सहिष्णु ही नहीं बनाया अपितु उनको अपने मित्रों और साथियों को आपसी जिम्मेदार के साथ भी स्वीकार करवाया था? जवाहरलाल नेहरू ने करवाया था। वह भारत का वह महान एकता थे जिसने केवल दूसरों को सहिष्णु नहीं बनाया अपितु अपने और अपने मित्रों को साथियों को भी आपसी जिम्मेदारी के साथ भी स्वीकार करवाया था। जब तक कथन झूठ है, यह गलत बात है, कहा जाता है। महात्मा गांधी की मृत्यु थी 30 जनवरी 1948 को। महात्मा गांधी की मृत्यु हुआ था 30 जनवरी 1948 को हुआ था। हत्या कौन की? नथुराम गोडसे ने गोली मार के हत्या कर दिया था। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा शुरू किया था मार्च 1936 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी में। भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा शुरू किया मार्च 1936 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी में किया था। गोल्ड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है दादा भाई नौरोजी। गोल्ड ओल्ड मैन इंडिया के नाम से दादा भाई नौरोजी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था? यह था गोपाल कृष्ण गोखले। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र संपूर्ण भारत में भाषा सर्वेक्षण कर भाषा एटलस बना रहा है जो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकाय है। जो भारत का भाषा एटलस का अभिप्राय क्या है? भारत एक लैंग्वेज मैपिंग प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा था। राजकीय शक्ति कंपनी से ताज को हस्तांतरित किया गया था 1858 अधिनियम के तहत। राजकीय शक्ति कंपनी से ताज को हस्तांतरित हुआ था 1858 अधिनियम में हुआ था। यह वह भारतीय राष्ट्रवादी नेता जो जोसेफ मेजनी तथा यंग इटली अभियान पर भाषण देता था सुरेंद्रनाथ बनर्जी था। वह भारतीय राष्ट्रवादी नेता जो जोसेफ मेजनी और यंग इटली अभियान पर भाषण देता था वह कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। 1895 का वेल्बी आयोग भारत में वय विषय पर गठित किया गया था। वेल्बी आयोग 1895 में क्यों किया गया था? यह भारत में वय पर विषय पर गठित किया गया था। यह ताना भगत आंदोलन संबंधित था। आदिवासी आंदोलन से संबंधित ताना भगत आदिवासी आंदोलन से संबंधित था। मोहम्मदन एरिएंटो ओरिएंटेड कॉलेज का स्थापना अलीगढ़ में किया गया था 1870 में। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज का स्थापना अलीगढ़ में किया गया था 1870 में किया गया था। समाज सुधार को लोक हितवादी के नाम से पुकारते थे जी.एच. देशमुख। समाज सुधारक को लोक हितवादी के नाम से पुकारते थे जी.एच. देशमुख। 1863 में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्र नाथ ठाकुर थे। 1863 में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले पहले भारतीय थे। कौन थे? सत्येंद्र नाथ ठाकुर थे। इंग्लैंड में भारत के अधिनायक दूत बने थे दादा भाई नौरोजी। इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने थे। या दादा भाई नौरोजी अनाधिकारिक दूत बने थे। अंग्रेज ने भारत पर लंबे समय तक राज किया था बांटो और राज करो नीति के कारण। अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज क्यों किया था? क्योंकि इनको मालूम था बांटेंगे और राज करेंगे। मुस्लिम हिंदू को बांट करके राज कर रहे थे ये। सबसे पहले घटना घटित हुई थी संथाल विद्रोह, उसके बाद बिरसा मुंडा का विद्रोह, फिर ताना भगत विद्रोह हुआ था। मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद हजरत मोहानी ने दिया था। हजरत मोहानी इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। आजाद हिंद फौज की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने किया था। आजाद दस्ता की स्थापना जयप्रकाश नारायण। अहरार आंदोलन संबंधित थे हसन इमाम। अहरार आंदोलन से हसन इमाम संबंधित थे। हसन इमाम। खुदाई खिदमत आंदोलन का नेतृत्व किया खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। खुदाई खिदमत आंदोलन का नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1927 में किया गया था। ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1927 में किया गया था। भारत में विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज एक बार किसने फहराया था? मैडम भिकाजी कामा ने। रुस्तम कामा। विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया था? मैडम भिकाजी रुस्तम कामा ने। ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी की नींव रखी गई थी जॉर्ज किंग पंचम के द्वारा। ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी की नींव रखी गई थी जॉर्ज किंग पंचम के द्वारा।
एक अहरार आंदोलन से संबंधित है। मौलाना 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 मोहम्मद अली, मौलाना मजरुल हक, मौलाना जफर अली खान और हसन इमाम, ये सभी अहरार आंदोलन से संबंधित है। अहरार आंदोलन से कौन कौन संबंधित है? मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना मजरुल हक, मौलाना जफर अली और हजरत इमाम थे। सबसे पहले घटित हुआ था क्रिप्स मिशन, उसका भारत छोड़ो आंदोलन, फिर लॉर्ड बेबल योजना आया था। सबसे पहले क्या घटना घटित हुआ था? क्रिप्स मिशन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन, फिर लॉर्ड बेबल आंदोलन हुआ था। आत्मसम्मान आंदोलन के पुरोधा कौन थे? डॉक्टर ईवी रामास्वामी नैयर थे। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा किया गया मार्च यात्रा नटाल में ट्रैवल तक था। यह दक्षिण अफ्रीका में भारत महात्मा गांधी द्वारा किया गया मार्च यात्रा नटाल से ट्रावाल तक किया गया था। यह दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा किया गया मार्च यात्रा जो था, यात्रा नटाल से ट्रांसवाल तक किया गया था। नटाल से ट्रांसवाल तक दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी क्या किए थे? मार्च किए थे, यात्रा किए थे। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका में नटाल से ट्रांसवाल तक किए थे। अंग्रेज शासन काल में भारत का सूबा क्षेत्र जो अफीम उत्पादन में प्रसिद्ध था, अफीम बिहार में ज्यादा उत्पादन होता था। अंग्रेज के शासन काल में भारत में सबसे ज्यादा अफीम का उत्पादन बिहार में होता था। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम क्या था? शारदा मणि था। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम शारदा मणि था। कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही उनके द्वारा सोचा गया था, योजनाबद्ध किया गया था। यह कथन था सर सैयद अहमद खान का। यह गलत बात बोला गया। कांग्रेस आंदोलन का न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही उनके द्वारा सोचा या क्रमबद्ध किया गया था। यह कथन था सर सैयद अहमद खान का कहना था। वह उद्योगपति जो लंबे समय तक आईएनए के खजांची रहे तथा 1930 में जेल भी गए थे, जमनालाल बजाज थे। उद्योगपति लंबे समय तक आईएनएस में खजांची रहे और 1930 में जेल भी गए, ये जमनालाल बजाज थे। मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस भारत में सॉरी मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस एआईटीयूसी की स्थापना 1920 में किया गया था। मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का स्थापना 1920 में किया गया था। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया था। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया था। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत अरविंद घोष ने किया था। सूर्योदय शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी। सूर्योदय शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी। भारत संघ के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। भारत संघ के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। 1856 ईस्वी में कानून पारित हुआ था हिंदू विधवा पुनर्विवाह विवाह। 1856 में कानून पारित हुआ था, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून बना था। राज्य हड़पने का सिद्धांत भी 1856 में पारित किया गया था। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? यह थे एम एन रॉय थे। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे एम एन रॉय थे। इंडियन अर्नेस्ट के लेखक कौन थे? वेलेंटाइन शिरोल थे। इंडियन अर्नेस्ट के लेखक कौन थे? वेलेंटाइन शिरोल थे। वह क्षेत्र जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता, बिहार से। बिहार में ज्यादा अफीम और सोरा प्राप्त होता था। किसको? यूरोप वासियों को, बिहार से। भारत में कागज का प्रयोग प्रारंभ हुआ था 12वीं शताब्दी में। भारत में कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स दिल्ली पहुंचा था 23 मार्च 1942 को। स्टेफोर्ड क्रिप्स जो दिल्ली पहुंचा था 23 मार्च 1942 को पहुंचा था। गुजरात के दादा अब्दुल्ला की कानून समस्या का समाधान हेतु महात्मा गांधी 1993 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था। महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका क्यों बुलाया गया था? ये महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका जो 1993 में बुलाया गया था, क्योंकि गुजरात के दादा अब्दुल्ला का, या क्या बोलते हैं उनका, क्या बोलते समाधान, क्या कारण, कौन सा तुम समाधान था? गुजरात के दादा अब्दुल्ला की कानूनी समस्या के लिए, सॉरी कोई कानूनी समस्या हुआ था, उसको समाधान के लिए महात्मा गांधी 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाए गए थे। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा का प्रेरणा फ्रांस की क्रांति से लिया। फ्रांस की क्रांति स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। पुणे की यरवदा केंद्रीय जेल महाराष्ट्र की सबसे बड़ी जेल है, जिसकी स्थापना ब्रिटिश द्वारा 1871 में किया गया था। पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे में जो यरवदा जेल है, यह सबसे बड़ा जेल है, जिसकी स्थापना ब्रिटिश काल में किया गया था 1871 में। समाजवादी, समाजवाद का समर्थक था 1933 में। ब्रिटिश शासन देश, राज्य, जमींदार और पूंजीवादी का उखाड़ फेंकना चाहता था। यह जवाहरलाल नेहरू समाजवाद का समर्थक था, जो 1933 में ब्रिटिश शासन देशी, राज्य, जमींदार और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था। कौन सा? ये जवाहरलाल नेहरू। 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था मौलाना हजरत मोहानी ने। मौलाना हजरत मोहानी 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था। मौलाना हजरत मोहानी 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था। बारदोली सत्याग्रह कहाँ पे है? गुजरात में। बारदोली गुजरात में। चोरी चौरा कांड जो उत्तर प्रदेश में हुआ था। यरवदा जेल कहाँ? महाराष्ट्र में। नोआखली कहाँ? पश्चिम बंगाल में नोआखली जगह है। सन 1932 में एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की गैर कानूनी करार के दिया गया था। वह आदेश दिया गया था, गैर कानून संघ अध्यादेश दिया गया था। सन 1932 में एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के गैर कानूनी करार दिया गया था, यह गैर कानूनी अध्यादेश द्वारा।
वर्ष 1946 से 50 के दौरान संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। वर्ष 1946 से 50 के दौरान संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव जयप्रकाश नारायण थे। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे जयप्रकाश नारायण थे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। ऑल इंडिया ट्रेड कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो थे लाला लाजपत राय थे। अगस्त 1923 में बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता स्वामी श्रद्धानंद ने किया था। 19 अगस्त 1923 में बनारस हिंदू महासभा की अध्यक्षता किसने किया था? स्वामी श्रद्धानंद ने किया था। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण किया, नेतृत्व किया था सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। सच्चिदानंद सिन्हा ने बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन किया, जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार और उड़ीसा को नए प्रांत का निर्माण हुआ था। यह सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था ऐसा काम। बी.डी. सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे वर्ष 1938 में। बी.डी. सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने थे, 1938 में बने थे। पुनः पुनः याद रखें, यह झंडा लहराया गया है, यह कभी नहीं झुकना चाहिए जब तक एक भी भारतीय पुरुष, महिला या बालक भारत में जीवित रहे। यह कथन किसने दिया था? लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू लाहौर में यह कथन क्या बोलते हैं, याद रखें। अब यह तिरंगा झंडा लहराया गया है, लाहौर में बोल रहे थे कि यह कभी नहीं झुकेगा, नहीं झुकना चाहिए जब तक कि भारतीय और पुरुष, एक भी महिला इस भारत में जीवित है। लाला लाजपत राय संबंधित थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आर्य समाज से। लाला लाजपत राय संबंधित थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आर्य समाज से संबंधित। महात्मा गांधी का जन्म 1889 में, कितना बार पूछते, 1869 में हुआ था। अपने देश में कांग्रेस के भूस्वामी को समाप्त करने की नीति अपनाया गया था। कार्यकारिणी कमेटी 1937 में अपनी कार्यकारिणी कमेटी 1937 में कांग्रेस ने भूस्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाया था। भूस्वामित्व को समाप्त करने की नीति कार्यकारिणी कमेटी 1937 में किया गया था। 1940 में प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही विनोबा भावे थे। 1940 में प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे। कोठारी आयोग का संबंध शिक्षा से था। कोठारी आयोग का संबंध शिक्षा से था। मगध विश्वविद्यालय स्थित है बोधगया में। मगध विश्वविद्यालय बोधगया में स्थित। बुड स्पेस से संबंधित था शिक्षा सुधार से। सिंगोली के संधि नेपाल और बिहार, भारत के साथ में हुआ था। नेपाल और बिहार में 1816 में हुआ था। भारत की गुट निरपेक्षता में विदेश नीति के जन्मदाता कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। भारत की गुट निरपेक्षता के विदेश नीति के जन्मदाता जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था पिंगली वेंकैया। राष्ट्रीय ध्वज को पिंगली वेंकैया डिजाइन तैयार किया था। जिस अंग्रेजी व्यक्ति ने पहली बार श्रीमद् भगवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था, चार्ल्स विलिंकन्स ने, वह अंग्रेज था जिसने पहला बार श्रीमद् भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की संस्थापना एम.एन. रॉय ने किया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम.एन. रॉय के द्वारा किया गया था। शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है, शहीद दिवस। अमर गीत वंदे मातरम लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया था। पाकिस्तान नाम दिया था चौधरी रहमत अली पाकिस्तान का नाम दिया था। वर्मा ब्रिटिश भारत में अलग हुआ था 1935 में। 1935 में वर्मा ब्रिटिश से अलग हुआ था, 37 में हो गया था ना। भारतीय क्रांति की मां जननी मैडम भिकाजी कामा को कहा था। भारतीय क्रांति की मां के रूप में मैडम भिकाजी कामा को जाना जाता है। ब्रिटिश संसद के प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। ब्रिटिश संसद के प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। पंचशील समझौता 1954 में हुआ था। विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित किया था? राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने। विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित किया था? राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने किया था। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कौन कहा था? विंस्टन चर्चिल बोला था, अर्धनग्न फकीर बोला था। मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, यह कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू बता रहे थे ये सब बात। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसको लेकर रहूंगा, यह कथन लोकमान्य तिलक का। बाल गंगाधर तिलक का था। बाल गंगाधर तिलक का कथन था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, इसको मैं लेकर रहूंगा। फ्रंटियर गांधी का नाम था, खान अब्दुल गफ्फार का नाम फ्रंटियर गांधी था। भारत में सर्वोदय नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जीवन काल था 1902 से 1979 तक था। 1979 के बीच में था। सर्वोदय नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जीवन काल 1902 से 1989 के बीच में था। 79। राजनीतिक कभी धर्म से अलग नहीं हो सकता, गांधी जी। महात्मा गांधी, राजनीतिक कभी धर्म से अलग नहीं हो सकता, महात्मा गांधी ऐसा बोले थे। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर है, यह कहा था जवाहरलाल नेहरू। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने। तुम मुझे खून दो, यह भी सुभाष चंद्र बोस ने। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। वंदे मातरम का नारा दिया था 1905 में बंगाल विभाजन के आंदोलन में दिया गया था। वंदे मातरम का नारा दिया गया था। महामना के नाम से मदन मोहन मालवीय को जानता है। महामना के नाम से मदन मोहन मालवीय को जाना जाता है। वर्ष 1946 में वित्त विभाग लेकर वायसराय को कार्यकारी परिषद में सम्मिलित हुए थे, यह लियाकत अली खान हुए थे।
आधुनिक मनु कहा जाता है भीमराव अम्बेडकर को। आधुनिक मनु भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली के सामने महिलाओं लोग दिए थे। बारदोली सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को, बस से वल्लभ भाई पटेल, बस से बारदोली आंदोलन। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह। लोकनायक कहा जाता है, लोकनायक किसे कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को। नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जिसकी, जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ, कथन था मौलाना आजाद का। नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ है, यह कथन है मौलाना आजाद का था। महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत थे सत्य और अहिंसा। महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत थे सत्य और अहिंसा थे। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन संपन्न हुआ सचिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन संपन्न हुआ था सचिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुआ था। संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्तांतरित किया गया था 1950 ईस्वी में। संविधान निर्माण एवं निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्तांतरित किया गया था 1950 में। कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में किया गया था। कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन 1946 में नवंबर में हुआ था। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को किया गया था। 1946 में 13 दिसंबर संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत 13 दिसंबर 1946 को किया गया था। 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव की रचना जवाहरलाल नेहरू ने किया था। उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने किया था 1946 में। जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव को किए थे। नेक्स्ट है, अभी आधुनिक भारत खत्म हो गया, अब अगला पढ़ेंगे। कामयाबी सुबह के जैसी होती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है।